Invite from India, Nepal PM Oli heads to China on first visit abroad। नेपाल प्रधानमंत्री ने अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी से सीमा विवाद को सुलझाने के लिए कदम उठाए। नेपाल और इंडिया के बीच भारत नेपाल संबंध। नेपाल भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी और सदियों से चले आ रहे भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों के कारण इसकी इस विदेश नीतियों में विशेष महत्व रखता है। भारत और नेपाल हिंदू और बौद्ध धर्म के संदर्भ में समान संबंध साझा करते हैं। 1950 की भारत नेपाल शांति और मित्रता संधि नेपाल से निकलने वाली नदियां भारत की 12 मौसमी नदी प्रणालियों को पानी देती हैं। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार और एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत है। भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट भारत 2011 से हर साल नेपाल के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास करता है, जिसे सूर्य किरण के नाम से जाना जाता है। भारत ने काठमांडू, वाराणसी, लुम्बिनी, बोधगया और जनकपुर अयोध्या को जोड़ने के लिए 3 सिस्टर सिटी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बहुपक्षीय साझेदारी BBIN बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल। बिम्स्टेक बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल। कूटनिरपेक्ष आंदोलन और सार्क का क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ आदि मुद्दे और चुनौतियां। चीन का हस्तक्षेप और सीमा विवाद। नेपाल का राष्ट्रीय चिन्ह ये नेपाल के बारे में बताए गए हैं। नेपाल आधिकारिक तौर पर संघीय लोकतंत्र का गणराज्य और नेपाल दक्षिण एशिया में एक भूमि घिरा हुआ देश है। इसकी राजधानी है काठमांडू। मुद्रा है नेपाली रुपया। आधिकारिक भाषा है नेपाली। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, उपराष्ट्रपति रामशाह यादव, प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली, गान सयुन थुंगा फुल्का। सैन्य अभ्यास सूर्य किरण भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच आयोजित किया गया? नेपाल। गवर्नमेंट सिटीज 70 रीजन टू कैंसल FCRA रजिस्ट्रेशन। The FCRA timeline 1976 originally introduced during the emergency to keep track of foreign influence in social, political, economic and religious decision। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA विदेशी दान को नियंत्रित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि इस तरह के योगदान आंतरिक सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं। पहली बार 1976 में अधिनियमित, इसे 2010 में संशोधित किया गया था, जब विदेशी दान को नियमित करने के लिए कई नए उपायों को अपनाया गया था। FCRA उन सभी संघों, समूहों और गैर सरकारी संगठनों पर लागू होता है जो विदेशी दान प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे सभी NGO के लिए FCRA के तहत खुद को पंजीकृत करना अनिवार्य है। पंजीकरण शुरू में 5 साल के लिए वैध है और इसे बाद में नवीनीकृत किया जा सकता है यदि वे सभी मानदंडों का पालन करते हैं। हाल ही में हुआ संशोधन। कुछ नए प्रतिबंधों लगाने के लिए सितंबर 2020 में FCRA में संशोधन किया गया। सरकार का कहना है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने पाया कि कई प्राप्तकर्ता वार्षिक रिटर्न दाखिल करने और डाक खातों के रखरखाव से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रहे थे। कई ने इच्छित उद्देश्यों के लिए प्राप्त धन का उपयोग नहीं किया। इसने दावा किया कि 2010 और 2019 के बीच विदेशी योगदान के रूप में वार्षिक प्रवाह लगभग दोगुना हो गया। 19,000 संगठन का FCRA पंजीकरण रद्द कर दिया गया और कुछ मामलों में अभियोजन भी शुरू किया गया। प्रतिबंधात्मक परिवर्तन। ट्रांसफर फंड पर रोक अधिनियम की धारा 7 में संशोधन किसी संगठन द्वारा प्राप्त विदेशी फंड को किसी अन्य व्यक्ति या एसोसिएशन को ट्रांसफर करने पर पूरी तरह से रोक लगाती है। निर्देशित और एकल बैंक खाता। एक अन्य संशोधन में यह अनिवार्य किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को विदेशी धन प्राप्त करने के लिए एक प्रमाण पत्र या पूर्व अनुमति प्रदान की गई है। उसे नई दिल्ली में SBI की एक नामित शाखा में एक FCRA बैंक खाता खोलना होगा। साझा की गई जानकारी नामित बैंक किसी भी विदेशी प्रेषण के बारे में अधिकारियों को इसके स्रोत और इसे प्राप्त करने के तरीके के वितरण के साथ सूचित करेगा। आधार अधिदेश। इसके अलावा सरकार
FCRA पंजीकरण के लिए या विदेशी धन प्राप्त करने के लिए पूर्व अनुमोदन के लिए आवेदन करने वाले किसी भी संगठन के सभी प्रमुख पदाधिकारियों की आधार संख्या लेने के लिए भी अधिकृत है। प्रशासनिक व्यय पर कैंप। एक अन्य परिवर्तन यह है कि प्रशासनिक व्यय के रूप में अनुमत प्राप्तियों के हिस्से को 50% घटाकर 20% कर दिया गया। इन परिवर्तनों के खिलाफ आलोचना। मनमाने प्रतिबंध। कानूनों पर सवाल उठाने वाले NGO स्थानांतरण पर रोक को मनमाने और बहुत भारी प्रतिबंध मानते हैं। नीतियों का साझा न करना। इसके परिणामों में से यह एक है, प्राप्तकर्ता अन्य संगठनों को निधि नहीं दे सकती। नामित बैंक खाता की तर्कहीनता। राष्ट्रीय हित के संरक्षण के उद्देश्य से किसी बैंक की किसी विशेष शाखा को नामित करने के बीच कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है। संचालन में आसानी नहीं। दिल्ली स्थित बैंक खाते के कारण यह भी असुविधाजनक है क्योंकि NGOs कहीं और काम कर रहा हो सकता है। अतार्किक आख्यान। राष्ट्रीय सुरक्षा को पर्याप्त औचित्य के बिना एक कारण के रूप में उद्धृत नहीं किया जा सकता, जैसा कि पेगासस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने देखा था। विदेशी अनुदान विनिमय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 और 3। पहली बार 1976 में अधिनियमित किया गया था, जिसे 2015 में संशोधित किया गया। ये गलत है। पंजीकरण शुरू में 3 साल के लिए हुए थे, भी गलत है। मतलब 1 और 3 गलत है, 2 सही है। ऐसे सभी NGO के लिए FCRA के तहत अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इसे पहली बार 1976 में अधिनियमित किया गया, इसे 2010 में संशोधित किया गया। पंजीकरण शुरू में 5 साल के लिए वैध है और अगर वे सभी मानदंडों का पालन करते हैं तो इसे बाद में नवीनीकृत किया जा सकता है। विदेश मंत्रालय विनियमन विधेयक अधिनियम किस मंत्रालय के तहत है? बी, गृह मंत्रालय। होम मिनिस्ट्री अप्रूव्स फर्स्ट ऑल वुमेन्स बटालियंस फॉर CISF। केंद्रीय सुरक्षा बल संघ का एक सशस्त्र बल केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1988 के तहत स्थापित। मुख्यालय दिल्ली। नेतृत्वकर्ता महानिदेशक। रैंक वाला एक IPS अधिकारी। पहला प्रेरण भारतीय उर्वरक निगम का ट्राम्बे, महाराष्ट्र में विनिर्माण संबंध 1969। 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF में से एक समर्पित अग्निशमन विंग वाला केवल CAPF। प्रारंभ इसका दायरा सरकारी स्वामित्व वाले उद्योगों की सुरक्षा तक ही सीमित था, लेकिन 2009 में यह संयुक्त उद्यमों और निजी उपक्रमों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया गया। CISF निजी क्षेत्र को परामर्श सेवाएं भी प्रदान करता है। यह एक प्रतिपूरक लागत बल है, जिसका अर्थ है यह अपने ग्राहकों को उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए बिल देता है। अन्य सभी CAPF की तुलना में CISF के बल में महिलाओं की प्रतिशत सबसे अधिक है। दी 7 सेंट्रल्स आर्म्ड पुलिस फोर्स है। ARBSF, CIF, CRPF, ITB, NSG, SSB। CISF केंद्रीय औद्योगिक पुलिस बल भारत में केंद्रीय सशस्त्र को भारत की संसद एक अधिनियम के तहत 2800 कर्मियों की क्षमता के साथ की गई थी। इसके बाद 15 जून 1983 को संसद के अन्य अधिनियम द्वारा CISF को भारत का राज्य का सशस्त्र बल बना दिया गया। तब से यह बल 1,88,000 से अधिक कर्मियों की वर्तमान क्षमता के साथ एक प्रमुख बहुकुशल संगठन के रूप में विकसित हुआ है। यह सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। CISF वर्तमान में देश भर में 359 प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करता है। केंद्रीय संगठन संरचना। CISF का नेतृत्व महानिदेशक के पद के साथ एक भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी करता है। सहायता अपर महानिदेशक के पद के एक IPS अधिकारी द्वारा की जाती है। बल को 7 सेक्टरों हवाई अड्डा, उत्तर पूर्व, पश्चिमी, दक्षिण और प्रशिक्षण में विभाजित किया गया है और इसमें एक अग्निशमन सेवा विंग भी है। कार्य। CISF सुरक्षा बल क्षेत्र में भारत की सबसे महत्वपूर्ण अवसंरचना सुविधाएं जैसे परमाणु प्रतिष्ठान, हवाई अड्डे, बंदरगाह, बिजली संयंत्र आदि शामिल हैं। इंडियन एयरफोर्स की फ्लाइट IC-814 के कंधार में अपहरण के बाद वर्ष 2000 में हवाई अड्डे सुरक्षा का विशेष कार्य CISF को सौंपा गया था। इसके अलावा CISF महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों, प्रतिष्ठित विरासत स्मारकों, दिल्ली मेट्रो, संसद
भवन परिसर और जम्मू और कश्मीर की केंद्रीय जेलों की भी सुरक्षा प्रदान करता है। सीआईएसएफ के पास एक और विशेष वीआईपी सुरक्षा सुरक्षा सीआईएसएफ के पास एक विशेष वीआईपी सुरक्षा वर्टिकल भी है जो महत्वपूर्ण सुरक्षा प्राप्त लोगों को 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करता है। सीआईएसएफ देश में सबसे बड़ी अग्नि सुरक्षा सेवा प्रदाताओं में से एक है। सीआईएसएफ एकमात्र ऐसा बल है जिसके पास एक अनुकूलित और समर्पित अग्नि शाखा है। नवंबर 2008 में मुंबई आतंकवादी हमले के बाद सीआईएसएफ के अधिदेश को निजी कॉर्पोरेट प्रतिष्ठानों को भी सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए व्यापक बनाया गया था। सीआईएसएफ निजी संस्थाओं को सुरक्षा परामर्श सेवाएं भी प्रदान करता है और इसकी सेवाएं ही बहुत मांग है। सीआईएसएफ एकमात्र सीएपीएफ है जो प्रतिदिन सार्वजनिक स्थानों पर मौजूद रहता है। हवाई अड्डों पर, दिल्ली मेट्रो में तथा प्रतिष्ठित स्मारकों पर। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? इन बाकू ब्रेथ थ्रू सीओपी क्लियर कार्बन क्रेडिट रेट सीओटी ग्लोबल कार्बन बजट में रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष। वैश्विक उत्सर्जन में योगदान करता चीन वैश्विक जीवाश्म CO2 उत्सर्जन में सबसे बड़ा योगदान देता है। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका 13%, भारत 18% और EU 7% का स्थान आता है। इन चार क्षेत्रों में कुल मिलाकर वैश्विक उत्सर्जन का 59% हिस्सा है, जबकि शेष 41% अन्य देशों से आता है। प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 2023 वैश्विक औसत प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन प्रति व्यक्ति 1.3 टन कार्बन था। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन सबसे अधिक 3.9 टन था। इसके बाद चीन 2.3 टन, EU 27 1.5 टन और भारत 0.6 टन का स्थान था। 2024 के लिए देशवार अनुमानित उत्सर्जन चीन द्वारा 2024 के अंत तक 12 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने की उम्मीद है, जो 0.2% की वृद्धि को दर्शाता है। भारत के उत्सर्जन में 4.6% की वृद्धि होने की उम्मीद है, जो 3.2 बिलियन टन तक पहुंच जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में 4.9 बिलियन टन उत्सर्जन की उम्मीद है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.6% है। दो 2024 में क्षेत्रीय उत्सर्जन वृद्धि। कोयला, तेल और गैसों से उत्सर्जन में क्रमशः 0.2%, 0.9% और 2.4% की 2023 के स्तर से थोड़ा ऊपर है। भूमि उपयोग परिवर्तन और वानिकी से उत्सर्जन महत्वपूर्ण बना हुआ है, जो औसत 1.1 बिलियन टन कार्बन प्रति वर्ष है। वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता 2024 में 422.5 ppm तक पहुंचने की उम्मीद है, जो पूर्व औद्योगिक स्तरों से 52% अधिक है, जो पेरिस समझौते के तापमान लक्ष्यों को पार करने के निरंतर जोखिम का संकेत है। जलवायु परिवर्तन के निहितार्थ। पेरिस समझौते के लक्ष्य। पेरिस समझौते ने वैश्विक तापमान को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री से नीचे रखने का निर्धारित किया है, जिसमें वृद्धि को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित रखने के प्रयास किए गए हैं। हालांकि बढ़ते उत्सर्जन ने इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता पर संदेह पैदा किया है। 2024 तक 12 महीने की अवधि में औसत वैश्विक तापमान कुछ समय के लिए 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया गया। कार्बन बजट और तापमान सीमा। GCB रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 50% संभावना है कि तापमान को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित रखने के लिए विशेष कार्बन बजट 6 वर्षों के भीतर समाप्त हो जाएगा, जो उत्सर्जन में भारी कमी की
तत्काल आवश्यकता तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एनडीसी के माध्यम से देशों द्वारा 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड मार्क के अनुरूप उत्सर्जन को कम करने की प्रतिबद्धताओं के बावजूद बढ़ते वैश्विक तापमान को रोकने के लिए वास्तविक प्रगति अपर्याप्त बनी हुई है। चुनौतियां और अवलोकन। ऊर्जा निर्भरता। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में व्याप्त है, जिससे उत्सर्जन को स्थिर या कम करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ती मांग। भारत जैसे देश में जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन में वृद्धि जारी है, जिसका मुख्य कारण आर्थिक विकास की आवश्यकता है। वैश्विक समन्वय की आवश्यकता है। प्रभावी समन्वय के लिए वैश्विक सहयोग और सभी क्षेत्रों में पर्याप्त उत्सर्जन कटौती के लिए प्रतिबंध आवश्यक है। आगे की राह। वैश्विक प्रतिबद्धता को बढ़ाना। COP29 में विश्व नेताओं को जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन में तीव्र और गहरी कटौती लागू करने के निर्णायक कदम उठाने चाहिए। एनडीसी को मजबूत करना और अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध होना 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के मार्ग के भीतर रहने में योगदान दे सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना। नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश और कोयला, तेल और गैस से संधारणीय विकल्पों की ओर संक्रमण करना दीर्घकालिक उत्सर्जन में कमी लाने के लिए महत्वपूर्ण है। कार्बन कैप्चर और संरक्षण प्रयासों को सुरक्षा को मजबूत करना। कार्बन कैप्चर तकनीक, पुनर्नवीकरण और LULUCF उपायों का विस्तार उत्सर्जन को कम करने और कार्बन डाइऑक्साइड की वायुमंडलीय सांद्रता को कम करने में मदद करता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और तकनीकी हस्तांतरण। विकसित देशों को विकासशील देशों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और संधारणीय ऊर्जा परियोजना के लिए वित्त पोषण में सहायता करनी चाहिए, ताकि उत्सर्जन में कमी लोगों में समान योगदान सुनिश्चित हो सके। A mixed report card for the IMEC। IMEC में क्या थे? इंडिया, फिर UAE, सऊदी अरबिया, PRS, मुंबई, अल गुवाफेट, अरात, अल हदिया, जबेली, रियाद। G20। भारत पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। भारत मध्य पूर्व यूरोप और आर्थिक गलियारा IMEC एक परिवर्तनकारी परियोजना है, जिसका उद्देश्य भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना है। यह IMC के प्रमुख पहलू और इसका महत्व दिया गया है। भाग लेने वाले देश भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका। गलियारा संरचना। IMC में एक पूर्वी गलियारा है जो भारत को खाड़ी क्षेत्र से जोड़ता है, और एक उत्तरी गलियारा है जो खाड़ी क्षेत्र को यूरोप से जोड़ता है। परिवहन नेटवर्क। गलियारे में सड़क परिवहन मार्गों के साथ साथ रेलवे और जहाज रेल परिवहन नेटवर्क भी शामिल है। बुनियादी ढांचा घटक। इसमें रेलवे लिंक, बिजली केबल, हाइड्रोजन पाइपलाइन और हाई स्पीड डेटा केबल शामिल हैं। वैश्विक अवसंरचना निवेश के लिए साझेदारी। PGII उद्देश्य। PGII विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए G7 के देशों द्वारा एक सहयोगात्मक प्रयास है। PGII का उद्देश्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों में निवेश करने, विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे के अंतर को कम करने और सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति में तेजी लाने के लिए 2027 तक G7 से लगभग $600 बिलियन जुटाया। महत्व। समृद्धि में वृद्धि। IMC ऊर्जा के प्रवाह और डिजिटल संचार के माध्यम से भाग लेने वाले देशों के बीच समृद्धि में वृद्धि करेगा। बुनियादी ढांचे की कमियों को संबोधित करना। यह परियोजना निम्न और मध्यम आय वाले देशों में विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करने में मदद करेगी। आर्थिक एकीकरण। IMC भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक एकीकरण का एक प्रमुख माध्यम बनने के लिए तैयार है। संक्षेप में, भारत, मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा वैश्विक बुनियादी ढांचे के निवेश के लिए साझेदारी के समर्थन के साथ आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विकास और शामिल देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देने के लिए वादा करता है। भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर। IMEC अवलोकन और भविष्य की संभावनाएं।
परिचय। घोषणा। सितंबर 2023 में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में IMEC को भारत, मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ने वाला एक अंतर्महाद्वीपीय गलियारे के रूप में प्रस्तावित किया गया था। उद्देश्य स्वेज नहर की तुलना में पारगमन समय को 40% और लागत को 30% कम करने का लक्ष्य। हालांकि वास्तविक लाभ भिन्न हो सकते हैं। संभावित प्रभाव। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार के लिए परिवर्तनकारी होने की उम्मीद है, जिससे भारत एक महत्वपूर्ण व्यापार और रसद केंद्र के रूप में स्थापित होगा। प्रगति और चुनौती। पश्चिमी चरण में देरी। भू राजनीतिक तनाव। अक्टूबर 2022 में इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के बढ़ते प्रगति के कारण। पूर्वी क्षेत्र में प्रगति। भारत यूएई भागीदारी। व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते द्वारा सुगम व्यापार में वृद्धि के साथ तीव्र प्रगति, जिसके परिणाम स्वरूप द्विपक्षीय व्यापार में 2020-21 में $43.30 बिलियन, 2023-24 में $83.64 बिलियन तक 93% की वृद्धि हुई। गैर तेल व्यापार विस्तार। भारत और यूएई के बीच व्यापार में विविधता गैर तेल व्यापार लगभग दोगुना हो गया, जिससे IMEC की पारगमन और निर्यात क्षमता को लाभ हुआ। वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर। भारत और यूएई ने व्यापार प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, लागत कम करने और संचालन का आसान बनाने के लिए इस डिजिटल पहल की शुरुआत की, जिससे IMEC के भीतर सीमा पर सुधार सुविधा के लिए एक ढांचा प्रदान किया गया। स्थिरता की प्रतिरक्षा कर रहे IMEC तत्व। विलंबित घटक। स्वच्छ ऊर्जा निर्यात। समुद्र के नीचे फाइबर ऑप्टिक केबल, ऊर्जा ग्रिड लिंकेज, दूरसंचार लाइनें और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी सहयोग। पश्चिम एशिया के स्थिर होने तक स्थगित। भारत में आगे की रास्ता। बंदरगाह और रसद विकास। बुनियादी ढांचा। भारत को अपने बंदरगाह को बढ़ाना चाहिए और निर्बाध एकीकरण का समर्थन करने के लिए IMEC नोड्स के साथ आर्थिक क्षेत्र से स्थापित करना चाहिए। डिजिटलीकरण। लागत कम करने और निर्यात में प्रतिस्पर्धा में सुधार करने के लिए घरेलू रसद में डिजिटल बुनियादी ढांचे का विस्तार। वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एकीकरण। आपूर्ति श्रृंखला स्थिति। IMEC सचिवालय प्रस्ताव। संगठनात्मक संरचना। एक सचिवालय की स्थापना IMEC के कामकाज को सुव्यवस्थित कर सकते हैं और सदस्य देशों के बीच सहयोग को सुविधाजनक बना सकते हैं। अनुभवजन्य अनुसंधान। एक सचिवालय IMEC लाभों पर साक्ष्य आधारित अध्ययन तैयार कर सकते हैं, जो संभावित रूप से पहल में शामिल होने के लिए अधिक देशों को आकर्षित करता है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। ऑस्ट्रेलिया कमांड्स इन महाराष्ट्र। अभ्यास अष्ट्रहीड। यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह भारत और ऑस्ट्रेलिया में बारी बारी से आयोजित एक वार्षिक सम्मेलन है, वार्षिक कार्यक्रम है। इसी अभ्यास का पिछला संस्करण दिसंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। 140 कर्मियों वाले भारत दल का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से डोगरा रेजिमेंट की एक बटालियन और भारतीय वायुसेना के 14 कर्मियों द्वारा किया जाएगा। अभ्यास ऑस्ट्रहीड का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के शासनादेश के अध्याय 7 के तहत अर्ध रेगिस्तान इलाकों में अर्ध शहरी वातावरण में संयुक्त उप पारंपरिक अभियानों के संचालन में अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाकर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना है। अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। लड़ाकू कंडीशनिंग और सामरिक प्रशिक्षण चरण और सत्यापन चरण। अभ्यास ऑस्ट्रीड भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? बी ऑस्ट्रेलिया। विभिन्न रिपोर्टें पश्चिमी देश उग्रवाद के बढ़ते मामलों का सुझाव देती हैं। हाल ही में केंद्रीय विद्युत, आवास और शहरी मामलों में मंत्री ने नजदीकी सर्विसेज लिमिटेड सहायक कंपनी सर्विसेज लिमिटेड के साथ EMA किया। जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार में अपने गठन का पूरा वर्ष करने के लिए परिषद ब्रिक, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNCC में 5 स्थायी सदस्य होते हैं। शेष 10 स्थायी सदस्य महासभा द्वारा कितने समय के लिए चुने जाते हैं? 2 साल।